नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस पुनः उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, जहाँ से हमारी बात हो रही थी वर्ण विचार पे। और वर्ण विचार पर हमने जो चर्चा की थी वो स्वर वर्ण की हो चुकी है उसमें, और व्यंजन वर्ण की श्रेणियाँ हमने पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे उससे आगे कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर होता है। तो आपको बताया था कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान कि उच्चारण स्थान क्या है। तो जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी किसी भी वर्ण का, तो उच्चारण करने पर हमारे मुख का जो अंग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है उस सर्वाधिक सक्रिय अंग को ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, कि हमारे मुख में उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हमारे मुख में उच्चारण स्थान जो हैं वो 8 होते हैं। अगर उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो हमारे मुख में जो उच्चारण स्थान हैं वो 8 हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं? तो जो 8 उच्चारण स्थान हैं हमारे मुख में वो हैं काकल, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, जिह्वा मूल, ओष्ठ और नासिका। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुख में। यानी उच्चारण स्थान किसको बोलते हैं? जब किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक सक्रिय होता है वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। और इस आधार पर हमारे मुख में 8 उच्चारण स्थान होते हैं। यानी मुख्य रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो हमारे मुख में 8 मानी गई है। काकल, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, जिह्वा मूल, ओष्ठ और नासिका। अब इसके बाद इन 8 उच्चारण स्थानों के अलावा एक प्रश्न कई बार और पूछा जाता है, वो है कर्ण। कि कर्ण क्या है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्ण किसको बोलते हैं? कि जो अंग, कर्ण कौन है? जो अंग इन उच्चारण स्थानों की किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में सहायता करता है वो अंग कर्ण कहलाता है। जो अंग सहायता करता है या जो अंग सहायता करते हैं किनकी? उच्चारण स्थानों की। कि जो अंग उच्चारण स्थानों की सहायता करते हैं वो अंग कर्ण कहलाते हैं। और कर्ण की संख्या हमारे मुख में 4 है। यानी कर्ण की संख्या कितनी मानी गई है? 4। और वो 4 कर्ण कौन से हैं? कि जो 4 कर्ण हैं उनमें एक तो है कोमल तालु, जिह्वा, अधरोष्ठ, और अधरोष्ठ के बाद स्वर तंत्रियां। स्वर तंत्रियाँ, ये चार
कर्ण होते हैं। कि कर्ण कितने हैं? तो कर्ण की संख्या 4 कौन से? कोमल तालु, जिह्वा, अधरोष्ट और स्वर तंत्रियाँ, ये 4 कर्ण हैं। और कर्ण किसको बोलते हैं? जो उच्चारण स्थानों के सहायक अंग होते हैं या उच्चारण स्थानों के सहायक अंग होते हैं, वो कर्ण कहलाते हैं। तो ये तो गई उच्चारण स्थान की बात कि उच्चारण स्थान क्या होता है। अब हम बात करते हैं पाणिनि के द्वारा, यानी जो संस्कृत के व्याकरण हैं पाणिनि, उन्होंने उच्चारण स्थानों के बारे में या उच्चारण स्थान के कुछ सूत्र प्रतिपादित किए हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम जो है यहाँ उच्चारण स्थानों को पढ़ते हैं क्रमानुसार। कि उच्चारण स्थान हिंदी में उन्होंने लगभग 10 सूत्र प्रतिपादित किए उच्चारण स्थानों के, तो उनके दिए हुए उन सूत्रों के आधार पर हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ। उच्चारण स्थान है कंठ। और कंठ उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कि जिनका उच्चारण स्थान कंठ है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है एक्वे विसर्ज नियनाम, या सीधे इसमें कंठ है। एक्वे विसर्ज नियनाम कंठ है। सूत्र से नहीं पढ़कर अपन सीधे वर्ण लिखें तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सूत्रों के माध्यम से पढ़ोगे तो जो वर्ण हैं उनको याद रखने में आसानी रहेगी। तो इनमें देखो एक्वे विसर्ज नियनाम कंठ है ए, यहाँ सबसे पहला वर्ण है ए। तो ए और आ कि कौन कौन से वर्ण हैं वो इसी सूत्र से पता चल जाएगा हमें। तो देखो ए आ, फिर कु। कु का मतलब है पूरा कै वर्ग, कै, खे, गे, घे और अंगे, ये कै वर्ग पूरा आ गया। उसके बाद है और विसर्ग। ये जो वर्ण हैं ए आ, कै वर्ग और है तथा विसर्ग, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। इसके बाद जो उच्चारण स्थान आता है वो आता है तालु। जिन वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है वो वर्ण कौन कौन से हैं? कि इच्चु यशा नाम तालु, यानी वर्ण देखें तो ई और चू यानी च वर्ग। चू का मतलब है च वर्ग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये। उसके बाद ये और श। ये जो वर्ण हैं वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान है तालु। यानी सूत्र के माध्यम से आपको क्या रहेगा, ये वर्ण याद रखने में आसानी रहेगी। तो इच्चु यशनाम तालु ने ई का मतलब ई, चू यानी च वर्ग, ये और स। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। इसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। और मूर्धा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और इसमें ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी
ऋटु रसाणाम मूर्धा, यानी री टे वर्ग और टे वर्ग में टे ठ डे ढे और अण, ये 5 वर्ण, और उसके बाद रे और श। ये इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, यानी मूर्धन्य वर्ण, यानी कै वर्ग कंठे, च वर्ग तालव्य और टे वर्ग मूर्धन्य, और टे वर्ग के अलावा रे और से। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, और दंत जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो होते हैं ऋतु लसानाम दंत है, यानी लरी जो हिंदी में नहीं है, इसका प्रचलन संस्कृत में होता है। इसके अलावा तय वर्ग में ते थे ते धे और न, फिर ले और श। ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है दंत। लरी का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। दंत के बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ओष्ठ में जो सूत्र आता है वो है उपधमानिया नामोष्टो, यानी इस सूत्र के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है वो हैं उ और उ तथा पै वर्ग, पै फे ब भै और मैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब इसमें एक बात और है कि उपधमानीय, यानी उपधमान, उपधमानीय वर्ण कौन सा होता है? उपधमानीय, कि ये उपधमानीय वर्ण कौन सा होता है? तो ये ध्यान रखने की बात है कि यदि पै और फै, पै और फै, इनसे पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है, इनसे पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो उपधमानीय वर्ण कहलाता है। उपधमान का मतलब होता है फूंक, यानी फूंक मारते हैं ना अपन, फूंक मारने का भाव। या तो वो अगर पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लग जाता है तो वो है उपधमानीय वर्ण। इसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। नासिका। अब नासिका में क्या है? दो चीज़ आते हैं। एक तो नासिका अनुस्वारस्य है, नासिका अनुस्वारस्य है, यानी
अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी कौन सा है? नासिका। और दूसरा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है। और दूसरा कौन सा है? जो पंचम वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, यानी यम गणना नाम, ये जो प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण और अनुस्वार दोनों का उच्चारण स्थान है नासिका होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि नासिका यानी पंचम वर्ण जो हैं, इनको आपने अगर ध्यान दिया है तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो दो दो जगह और दो आ रहे हैं, इनका दो दो उच्चारण स्थान आ रहा है। एक तो ये नासिका आ गया और दूसरा ये अपने वर्ग में भी शामिल है, अपने वर्ग में भी ये शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक पंचम वर्ण जो है वो अपने वर्ग के साथ भी आ रहा है, कंठे में भी आ रहा है, तालु में भी आ रहा है, मूर्धा में भी आ रहा है, दंत में भी आ रहा है और ओष्ठ में भी आ रहा है। तो जब इस तरह की समस्या अपने सामने हो कि इस पंचम वर्ण की दो दो उच्चारण स्थान आ रहे हैं और यही प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तब हम क्या करें? तो हमें ध्यान रखना है कि जब इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, जैसे आ गया मैं वर्ण का उच्चारण स्थान है, प्रश्न पूछ लिया जैसे ये, और यहाँ आपको जैसे ऑप्शन दे दिए, जैसे पहले ऑप्शन दे दिए जैसे ये कंठ, तालु, यहाँ जैसे ऑप्शन आ गया तालु, दंत और चौथा आ गया ओष्ठ। तो आपको देखना है कि कै वर्ग कंठे में आता है, चय वर्ग तालु में आता है और तय वर्ग दंते में आता है, जबकि पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब मैं तो पै वर्ग में आता है तो इस आधार पर तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ ओष्ठ आ गया, यहाँ नासिका आ गया और फिर आ गया तालु और कंठ, तो नासिका भी होता है और ओष्ठ भी होता है। तो उस समय हमें नासिका को सही उत्तर मानना है। जब दोनों साथ में हों तब हमें नासिका को सही उत्तर मानना है। दोनों में से कोई एक हो तो जो विकल्प में होगा वो सही माना जाएगा। दोनों साथ में होने पर अपन नासिका को सही उत्तर मानेंगे। और वैसे यहाँ पर अगर दोनों आ जाए तो दोनों को मान लेंगे। इसके बाद अगला उच्चारण स्थान है कंठ तालु, यानी कंठ तालव्य वर्ण। अब कंठ तालु उच्चारण स्थान किसका होता है? अद्वैतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इन दो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। यानी कंठ तालु कैसे हुआ? जैसे ए, यानी ए धन ई, क्या बना? ए। ए का क्या उच्चारण स्थान था? कंठ, और ई का तालु, तो ए का क्या हो गया? कंठ तालु। अगला उच्चारण स्थान है
कंठोष्ठ या कंठोष्ठ, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ओदौ तो कंठोष्ठम, ओदौ तो कंठोष्ठम, यानी वर्ण कौन से हैं? ओ और औ। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कैसे हुआ? ए का कंठ, ऊ का ओष्ठ, और दोनों मिल गए तो क्या बना? ओ। तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। यानी एक ही वर्ण आता है इसमें, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, यानी इसमें जो वर्ण है वो है वै का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है। दांत, दंत और ओष्ठ दोनों से इस वर्ण का उच्चारण होता है। यानी हमारी जो जिह्वा है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि वै का उच्चारण करने में निकलती है वो दांत और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करती है। तो वै का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। इसके बाद है जिह्वा मूल। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल यानी जिह्वा का जड़ भाग यानी पश्च भाग, और ऐसे दो ही वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल होता है। जैसे ये क और ख हैं, अगर इनके पहले अर्ध विसर्ग लगा दें अपन उपध्मानीय की तरह, तो ये भी क्या हो जाएंगे? जिह्वा मूल हो जाएंगे। फिर इनका जब उच्चारण करेंगे तो वो जिह्वा मूल से होगा, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल माना जाएगा। और प्रश्न जैसे पूछा जाए कि यहाँ पे जैसे प्रश्न दे दिया, निम्न में से जिह्वा मूलीय वर्ण नहीं है या है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जिह्वा मूलीय वर्ण तो जैसे दो हैं, यहाँ पर जैसे आपके सामने प्रश्न दे दे, जैसे क, यानी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है। एक यहाँ पे जैसे प्रश्न यहाँ दे दिया, जैसे गए, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा करोगे? यानी ये जिह्वा मूलीय वर्ण नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि क भी, ये अर्धविसर्ग क भी है और अर्धविसर्ग ख भी है। या इसमें से जैसे तीन कोई और दे दे, चौथा ये दे दे कि इनमें से कौन सा वर्ण जिह्वा मूलीय है। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है कि क और ख से पहले अगर अर्धविसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है तो ही वह जिह्वा मूलीय वर्ण है, वरना नहीं है। तो ये उच्चारण स्थान है। इन उच्चारण स्थानों के अलावा हमारे कुछ जो आधुनिक विद्वान हैं, व्याकरण हैं, आधुनिक जो आचार्य हैं या जो व्याकरण हैं,
वो क्या कहते हैं कि दो उच्चारण स्थान अलग से मानते हैं। वो दो उच्चारण स्थान जो हैं वो अलग से मानते हैं। और वो अलग क्या मानते हैं? जैसे एक तो है काकल और दूसरा है वार्च। वो कहते हैं कि दो उच्चारण स्थान और हैं। वैसे तो सभी जो आचार्य हैं वो पुराने को ही स्वीकार करते हैं। जो उच्चारण स्थान है वो पुराने उच्चारण स्थानों को, जो प्राचीन अपना वर्गीकरण है उसी को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो दो अलग बताते हैं। और वो जो दो अलग उच्चारण स्थान बताते हैं, काकल और वार्च, इसमें जिन वर्णों को वो शामिल करते हैं वो वर्ण कौन से हैं? एक तो जैसे है और दूसरा विसर्ग। है और विसर्ग का उच्चारण स्थान वो काकल मानते हैं। और इसमें न, ल और श, इन तीन वर्णों का उच्चारण स्थान वो वर्च मानते हैं। अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आ जाता है, जैसे जो आधुनिक उच्चारण स्थान यानी जो ये नए उच्चारण स्थान है, दो या पुराने नए का या लय या से में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, और काकल जैसे है का कंठ भी माना और काकल भी माना, तो है और कंठ यानी काकल और कंठ दोनों एक साथ होते हैं, तो अपने को प्राचीन को ही पहले दोनों में से प्राचीन को ही सही मानना है। दोनों में से एक हो तो अपने आप विकल्प के अनुसार जो होगा वो मान लिया जाएगा, लेकिन दोनों साथ में होने पर फिर प्राचीन को ही सही मानना है। तो इस तरह से ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। अब कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। आप सभी से अगर ये क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो सभी से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ जो चीज़ आप हमसे चाहते हैं तो उस पर हमें बताएं कमेंट करके, ताकि हम अगली क्लास में उस पर ध्यान दें। धन्यवाद। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।